अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ इन्वेंट्री वैल्यूएशन का एक छोटा सा सवाल डिस्कस करूंगा। और ये विंटर 2013 पेपर 21 11th के पास पेपर का क्वेश्चन 3A है, जो कि इन्वेंट्री वैल्यूएशन से पर्टेन करता है। सवाल को रीड करते हैं, देखते हैं, समझते हैं, और इसका पार्ट A1 और A2 हम जो है वो सॉल्व करेंगे। तो लिखा हुआ है, शोस्टैकोविच लिमिटेड इज अ होलसेल बिजनेस सेलिंग थ्री प्रोडक्ट्स P, F and S. At present, they use the FIFO method of inventory valuation but are considering a change. कंपनी currently first in first out या FIFO method use कर रही है और अब वो इस मेथड को चेंज करना चाहती है। At 31st of March 2013, Shostakovich Limited provisionally calculated its profit for the year at $86,300. कंपनी ने करंटली अपनी कंपनी का प्रॉफिट $86,300 का कैलकुलेट किया है यूजिंग क्लोजिंग इन्वेंट्री वैल्यूड एट 10,200 अंडर द फीफो मेथड। और कंपनी ने अभी करंटली इन्वेंट्री की वैल्यू $10,200 रखी है, क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यू, और कंपनी ने फीफो मेथड या फर्स्ट एंड फर्स्ट आउट मेथड यूज किया। The following information is also available at 31st of March 2013. अब 31st March 2013 की कुछ information है। Different methods of inventory valuation for the three products provided the following closing inventory values. यानी कि कंपनी ने बता दिया कि भाई अगर फीफो मेथड यूज करते हैं ना तो क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यू ये आनी चाहिए। इन तीनों का एडिशन, इन तीनों का एडिशन करें जरा, कितना बनता है? 4600, 3900 एंड 1700। ये बनता है 10,200। इसी तरह से ये ऊपर वाला 10,200 आया, ठीक है। फिर कंपनी ने बता दिया कि अगर एफ को या एवरेज कॉस्ट वाला मेथड यूज करते तो इन्वेंट्री की वैल्यूज 4300, 3750 और 1500 आती। फिर लिखा हुआ है, ओइंग टू अ फ्लड ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर इट हैज बीन फाउंड दैट द टोटल इन्वेंट्री ऑफ सोनाटास हैज बीन डैमेज्ड। जो सोनाटास है उनकी जो फ्लड है उसकी वजह से इन्वेंट्री डैमेज हो चुकी है। It is estimated that the inventory could be sold by Shostakovich Limited at a selling price of $1,200. This adjustment has not been accounted for in the inventory calculated above. अच्छा, आप देखें, आपके पास इन्वेंट्री से डील करता है IAS2, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 2। और IAS2 ये कहता है कि आप इन्वेंट्री को वैल्यू करोगे लोअर ऑफ, लोअर ऑफ क्या? लोअर ऑफ दो चीजें, लोअर ऑफ कॉस्ट या फिर लोअर ऑफ कॉस्ट या फिर नेट रियलाइजेबल वैल्यू। और नेट रियलाइजेबल वैल्यू कैसे कैलकुलेट होगी? एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस माइनस एस्टिमेटेड कॉस्ट टू सेल, ठीक है। तो अब बात यह है कि जो यहाँ पर फीफो के हिसाब से 10,200 की इन्वेंट्री नजर आ रही है ना, ये सही वैल्यू नहीं है। क्यों सही वैल्यू नहीं है? इसलिए सही वैल्यू नहीं है क्योंकि जो सोनाटास थे, सोनाटास जो है ना वो, उसकी इन्वेंट्री डैमेज हुई हुई थी और उसकी एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस 1200 है। जबकि आपने जब यहाँ पर फीफो या फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड यूज किया तो उसमें सोनाटास को 1700 पे रिकॉर्ड किया हुआ। 1700 पे नहीं होना चाहिए। 1700 पे इसलिए नहीं होना चाहिए क्योंकि 1700 जो है वो इसकी कॉस्ट है, और इसकी NRV या नेट रियलाइजेबल वैल्यू, अगर सोनाटास की बात करें तो जो सोनाटास है उसकी कॉस्ट 1700 है एज पर फर्स्ट एंड फर्स्ट आउट मेथड। होनी कितनी चाहिए? NRV कितनी होनी चाहिए? 1200। क्यों? एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस 1200 है, एस्टिमेटेड कॉस्ट टू सेल का कोई जिक्र नहीं है तो वो जीरो है, विच मींस NRV 1200। इस हिसाब से फीफो मेथड के हिसाब से, फीफो मेथड के हिसाब से, फर्स्ट एंड फर्स्ट आउट मेथड के हिसाब से अगर इन्वेंट्री की वैल्यू देखते हैं तो प्रीलूड्स तो आपके पास 4,600 के होने चाहिए, जो आपके पास फ्यूजीज हैं वो 3,900 के होने चाहिए, लेकिन जो सोनाटाज हैं उसकी वैल्यू 1700 नहीं बल्कि 1200 होनी चाहिए। और इसलिए आपके पास फर्स्ट इन फर्स्ट आउट के हिसाब से इन्वेंट्री की जो टोटल वैल्यू है वो 4600 प्लस 3900 प्लस 1200 होनी चाहिए, यानी कि 9700 पर आनी चाहिए। इसी तरह से अगर हम बात करते हैं एवको मेथड की, एवरेज कॉस्ट मेथड की, तो एवरेज कॉस्ट मेथड में भी P, F एंड S है। P की वैल्यू तो 4,300 होनी चाहिए, ठीक है। F की वैल्यू 3,750 होनी चाहिए, ये भी ठीक है।
लेकिन एस की वैल्यू 1500 नहीं होनी चाहिए। क्यों? IS2 ये कहता है कि आप अपनी इन्वेंट्री को लोअर ऑफ कॉस्ट या नेट रियलाइजेबल वैल्यू पर रिकॉर्ड करोगे। तो 1500 और 1200 में से क्या कम है? 1500 और 1200 में से 1200 कम है। तो अगर 1200 पर हम रिकॉर्ड करते हैं तो हमारी एफको के हिसाब से इन्वेंट्री की वैल्यू होनी चाहिए 4300 प्लस 3750 प्लस 1200 विच इज 9250, 9250। ठीक है जी। तो पहली तो वर्किंग मैंने ये कर ली जो मुझे लिंक वर्किंग या रेलेवेंट वर्किंग मुझे लगी कि होनी चाहिए। उस हिसाब से हमने ये देख लिया कि भाई इन्वेंट्री की जो वैल्यूज दी हुई है और जो होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए। क्योंकि ऊपर इसने लिखा हुआ है ना, दिस एडजस्टमेंट हैज नॉट बीन अकाउंटेड फॉर इन दी इन्वेंट्री कैलकुलेटेड अबव। यानी कि जो मैंने वैल्यूज दी है उसमें मैंने इस एडजस्टमेंट को अकाउंट फॉर नहीं किया, तो भाई ये आ गई हमारी सही वैल्यूज। अब आपके पास पार्ट A1 क्या कहता है? कैलकुलेट द रिवाइज्ड इन्वेंट्री वैल्यूएशंस एट 31 मार्च 2013 यूजिंग फीफो एंड एफको। तो आप कहोगे भाई फीफो के हिसाब से 31 मार्च की इन्वेंट्री 9700 होनी चाहिए और एफओ के हिसाब से आपकी इन्वेंट्री की सही वैल्यू 9250 होनी चाहिए। ये पहला पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट बोलता है कैलकुलेट द रिवाइज्ड प्रॉफिट फॉर द ईयर एट 31 ऑफ मार्च 2013 यूजिंग फीफो एंड एफको। अब देखिए जाहिर है यहाँ पर ये जो 86,300 का प्रॉफिट दिया हुआ है ये भी गलत होगा। क्यों गलत होगा? इसलिए क्योंकि 10,200 क्लोजिंग इन्वेंट्री की फीफो के हिसाब से वैल्यू नहीं है। फीफो के हिसाब से क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यू तो 9,700 है। तो अगर इन्वेंट्री की यहाँ पर वैल्यू ही गलत है तो प्रॉफिट भी गलत होगा। अब देखते हैं दूसरा पार्ट कैसे सॉल्व होगा। अच्छा, दूसरे पार्ट को समझने से पहले जरा एक मैं थोड़ा सा आपके साथ वर्किंग करता हूँ। देखिए, आप जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं तो आपके पास सेल्स रेवेन्यू होता है। सेल्स रेवेन्यू में से आप क्या करते हो? सेल्स रेवेन्यू में से आप लेस कर देते हो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में क्या होता है? ओपनिंग स्टॉक होता है, परचेजेस, क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक में परचेजेस को ऐड करते हो, क्लोजिंग स्टॉक को माइनस करते हो। जो वैल्यू आती है उसको आप कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कहते हो और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस होता है तो आपका प्रॉफिट आता है। ये एक बेसिक फॉर्मेट है जो आपको पता है। अब जरा एक चीज आपको समझानी है, गौर से सुनिएगा। देखिए, जब क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू इंक्रीज होगी, जब क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू इंक्रीज होगी, जब क्लोजिंग स्टॉक इंक्रीज होगा तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कम हो जाएगा और प्रॉफिट इंक्रीज हो जाएगा। और जब क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू कम हो जाएगी तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इंक्रीज हो जाएगा और प्रॉफिट कम हो जाएगा। सर कोई न्यूमेरिकल वैल्यूज की एग्जांपल से समझाओ। लेट्स से हम कुछ न्यूमेरिकल वैल्यूज ले लेते हैं। अब ये डेटा सवाल में नहीं है, मैं अपनी तरफ से डेटा ड्राफ्ट कर रहा हूँ। लेट्स से आपका सेल्स रेवेन्यू है 500, लेट्स से आपकी ओपनिंग इन्वेंट्री है 100, परचेजेस है 200 और क्लोजिंग इन्वेंट्री है 50। ठीक है, तो आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना आएगा? ओपनिंग स्टॉक 100 का, परचेजेस 200 की, माइनस क्लोजिंग स्टॉक 50 का, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आएगा 250 और आपका प्रॉफिट कितना आएगा? 500। अब एज्यूम कर लो, लेट से हम क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू को इंक्रीज करते हैं। मान लो कि क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यू जो है ना वो 50 नहीं है। मान लो कि क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यू 50 नहीं है, इसको इंक्रीज कर हम कर देते हैं 57। अगर हम क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यू को कर देते हैं 57, अगर हम क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यू इंक्रीज कर देते हैं, अगर क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यू इंक्रीज हो जाती है तो क्या होगा? अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड होगा 100 प्लस 200 माइनस 57, यानी कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड चला जाएगा 243 पर। यानी कि अगर क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, अगर क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू 7 से इंक्रीज हुई तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 7 से कम हो गया। नजर आ रहा है ना, 50 से 57 पर क्लोजिंग स्टॉक हुआ, 7 से इंक्रीज हुआ, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की वैल्यू 250 से 243, 7 से कम हो गई और प्रॉफिट क्या हो गया? 500 माइनस 243। प्रॉफिट जो है वो 200 एंड सॉरी, ये पहले 250 पर था प्रॉफिट, पहले प्रॉफिट 250 पर था। ठीक है ना, पहले प्रॉफिट 250 पर था, अब प्रॉफिट कितने पे चला गया? अब प्रॉफिट चला गया 257 पर। तो मैंने ये एग्जांपल में ये शो किया कि अगर क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू 7 से इंक्रीज हो गई, 50 से 57 पर चली गई, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की वैल्यू को क्या हुआ? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की वैल्यू 7 से कम हो गई और प्रॉफिट को क्या हुआ? प्रॉफिट जो है वो 7 से इंक्रीज हो गया। ऑन दी अदर हैंड अगर क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू कम हो जाए, मिसाल के तौर पर 50 के बजाय कम करो, उसको 5 से कम कर लेते हैं, मिसाल के तौर पर 50 के बजाय क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू 45 हो जाए,
तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड क्या हो जाएगा, 100 प्लस 200 माइनस 45, यानी कि कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड हो जाएगा 255, इंक्रीज हो जाएगा। प्रॉफिट क्या हो जाएगा, प्रॉफिट अब हो जाएगा 500 माइनस 255, यानी कि 245, 245 प्रॉफिट जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। यानी कि दूसरी एग्जाम्पल में मैंने ये कहा कि अगर क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू जो है वो 50 से 45 पर यानी कि 5 से कम हो जाए, तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड क्या हो रहा है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड जो है वो 250 से 255 पर यानी कि 5 से इंक्रीज हो रहा है। और प्रॉफिट को क्या हो रहा है, प्रॉफिट 250 से 245 यानी कि 5 से कम हो रहा है। ये रिलेशन आपको याद रखना है, ये रिलेशन आपको याद रखना है। इस एग्जाम्पल को जरा जो है वो वीडियो को रिपीट कर जरूर देखें, तो आपको समझ में ये आ जाएगा कि भाई क्लोजिंग स्टॉक इंक्रीज होगा तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कम होगा और प्रॉफिट इंक्रीज होगा, क्लोजिंग स्टॉक डिक्रीज होगा तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इंक्रीज होगा और प्रॉफिट डिक्रीज होगा। ये समझना बड़ा टेक्निकल है। अच्छा, अब जरा हम अपने सवाल पर वापस आते हैं। देखिए हमारे सवाल में 86,300 का प्रॉफिट हमें दिया हुआ है। हमें ये लिखा हुआ है कि भाई हमने जो प्रॉफिट कैलकुलेट किया था ना, हमने प्रॉफिट कैलकुलेट किया हुआ था 86,300, और इस वक्त हमारी क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू, जब हमने 86,300 का प्रॉफिट रिकॉर्ड किया था तो हमारा क्लोजिंग स्टॉक हमने रिकॉर्ड किया था 10,200 पर, 10,000 और 200 पर, 10,000 और 200 पर। लेकिन 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 अब आते हैं फीफो पर। क्या फीफो के हिसाब से 10,200 इन्वेंट्री की करेक्ट वैल्यू है? हरगिज नहीं। इन्वेंट्री की करेक्ट वैल्यू 9,700 है। इन्वेंट्री की करेक्ट वैल्यू 9,700 है, जो हमने पार्ट ए में सॉल्व किया। तो अगर मैं अपनी क्लोजिंग इन्वेंट्री को 10,200 के बजाय 9,700 पे लेकर जाऊंगा, यानी कि अगर मैं क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यू 10,200 से 9,700 पर सही अमाउंट पे लेकर जाऊंगा, यानी कि अगर मैं अपनी इन्वेंट्री की वैल्यू 500 से कम करूंगा, 10,200 और 9,700 के बीच में कितना फर्क होता है, 10,200 और 9,700 के बीच में 500 का फर्क होता है। अगर मैं क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू को 500 से कम करूंगा, तो क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू 500 से कम होती है, तो इसका इम्पैक्ट क्या होता है, अगर क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू 500 से कम होगी तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 500 से इंक्रीज हो जाएगा। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 500 से इंक्रीज हो जाएगा तो प्रॉफिट पर क्या इम्पैक्ट होगा, प्रॉफिट 500 से कम हो जाएगा। तो प्रॉफिट 86,300 माइनस 500 यानी कि 85,800 पर चला जाएगा। प्रॉफिट 85,800 पर चला जाएगा। प्रॉफिट जो होगा वो 500 से कम हो जाएगा। अगर क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू 500 से कम हो रही है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 500 से बढ़ रहा है और वो प्रॉफिट को 500 से कम कर रहा है, तो जो लिखा हुआ था ना, कैलकुलेट द रिवाइज प्रॉफिट फॉर द ईयर एट 31st ऑफ मार्च यूजिंग फीफो या फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट के हिसाब से नया वाला और सही प्रॉफिट 85,800 होगा। ये एक चीज हो गई फीफो के हिसाब से। अब हम आ जाते हैं कि भाई हमारे पास जो एप्को मेथड है उसमें क्या होगा। करंटली क्या दिया हुआ है, करंटली ये दिया हुआ है कि 86,300 का कंपनी का प्रॉफिट है। करंटली ये दिया हुआ है कि क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू 10,200 है। और अगर हम एफको की बात करते हैं तो हमने पार्ट ए में देखा एफको के हिसाब से सही इन्वेंट्री की वैल्यू 9,250 होनी चाहिए। सही क्लोजिंग इन्वेंट्री की एफको की वैल्यू 9,250 होनी चाहिए। यानी कि अगर मैं अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इन्वेंट्री की वैल्यू 10,200 से 9,250 पर यानी कि 950 से कम करूंगा, 950 से क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू को कम करूंगा, 950 से क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू को कम करूंगा, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 950 से इंक्रीज होगा और प्रॉफिट 950 से कम होगा। तो 86,300 माइनस 950 यानी कि प्रॉफिट 85350 पर चला जाएगा। 85350 पर चला जाएगा। ठीक है, देखें इस वीडियो को आप एटलीस्ट 2 बार देखें, होल्ड कर पॉज कर देखें, तो आपको सारी बातें क्लियरली समझ में आएंगी कि क्लोजिंग इन्वेंट्री और प्रॉफिट का क्या ताल्लुक है। खासतौर पर ये जो एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने बनाई थी इसको अच्छे से नोट कर लिखें, और अगर फिर भी कोई कंफ्यूजन हो तो मुझसे पूछें। थैंक यू सो मच।